चुनाव कराए हैं। वहीं अब यहां विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान की पीटीआई पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने गिलगिट बल्टिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया है और दावा किया है कि गिलगिट बल्टिस्तान के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। विधानसभा चुनाव के लिए 15 नवंबर को मतदान किया गया था। वहीं पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरियम नवाज शरीफ ने भी सड़कों पर उतरकर इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से इस बात की पुष्टि हो गई है कि पूर्व अभियान प्रबंधक जैन ओलमाली डिलेन प्रमुख स्टाफ के साथ रूप में काम करेंगे, जबकि अभियान के सह अध्यक्ष सेड्रिक रिचमंड और अभियान सलाहकार स्टीव रिशोमिति नया प्रवासन भी कर सकते हैं। इसी के चलते उच्च पद की भूमिका निभाएंगे। हालांकि बाइडेन ने अभी तक अपनी नई टीम के सदस्यों के नाम औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किए हैं। इसराइल को मान्यता देने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका उनके देश पर इसको लेकर बेहद दबाव डाल रहा है। इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर गलत दावा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका उनके देश को लेकर बेहद दबाव डाल रहा है, साथ ही साथ उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहा है। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में सड़क किनारे हुए धमाके में 5 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है। इस घटना में फरियाब प्रांत के करामुल जिले के पुलिस प्रमुख और सफर मोहम्मद बिदार की भी मौत हो गई है। साथ ही अफगानिस्तान ने यह जानकारी खुद से साझा की है। भारतीय छात्रों ने वर्ष 2019-20 में शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 7.6 डॉलर का योगदान दिया था। हालांकि भारतीय छात्रों की कुल संख्या में 4.4% की गिरावट आई। इसी के चलते ओपन डोर्स 2020 रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आने वाले वैश्विक छात्रों में सर्वाधिक छात्र चीन से आते हैं और लगातार 16 साल से इनकी संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में अमेरिका में 3,67,000 से अधिक चीनी छात्र आए हैं। इस मामले में चीन के बाद भारत का नंबर आता है। हालांकि इस अकादमिक वर्ष में इसकी संख्या कुल 4.4% से कम होकर 1,93,124 रह गई है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,617 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96 लाख हो चुकी है। इसी के चलते 29,186 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं संक्रमित मुक्त लोगों होने वाली मरीजों की संख्या बढ़कर 80 लाख हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,670 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 467 बताई जा रही है। देश में कुल अब तक 94,12,908 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राम कदम और उनके समर्थकों को पुलिस ने मुंबई में एक आवास से बाहर हिरासत में ले लिया है। साथ ही वे पालघर में हुई घटना को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे। उनकी मांग है कि पालघर भीड़ हिंसा की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार किस किस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा है, हम पालघर जाने से महाराष्ट्र सरकार को रोक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के साथ वार्ता की है। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर जलवायु परिवर्तन का विभिन्न
द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच रणनीति द्विपक्षीय साझेदारी को बरकरार रखने के प्रति निष्ठा बताई जा रही। इसके चलते इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी सहयोग की भी याद दिलाई है। साथ ही बाइडेन ने उन्हें अपनी तरफ से पूरा सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर निशाना साध दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ के लिए एक अमानवीयकृत किया गया। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस नेता ने 20 वर्षीय एक लड़की की इलाज के दौरान हुई मौत की घटना का जिक्र किया था। उन्होंने परिजनों का आरोप है कि छेड़छाड़ करने वाले 2 लोगों ने विरोध कर पीड़िता को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही घटना में शामिल संदिग्धों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने पटना के कारगिल चौक पर धरना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट की याचिकाकर्ता से पूछा गया है कि मुद्दे पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के पास महामारी अधिनियम समेत केंद्रीय कानून को रद्द करने की शक्तियां हैं। आपको पहले यहां जाना चाहिए था। हाई कोर्ट को केंद्रीय अधिनियम रद्द करने का अधिकार है। आप याचिका वापस लेकर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। कोची में रहने वाले लोगों ने खुशखबरी का माहौल। इसी के चलते कोची में साइकिल का उपयोग काफी होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने वाले भी बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते कोची में मेट्रो ने शहर भर में मेट्रो के अंदर होने अपनी साइकिल को मुफ्त में ले जाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। साथ ही कोची मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक सभी चुनिंदा स्टेशनों पर साइकिल ले जाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही कोची मेट्रो शुरुआत में चंगम मुझा पार्क से पालीवारी टाउन तक जाएगी। साथ ही टाउन हॉल इसी के साथ एनरकुदमा दक्षिण महाराजा कॉलेज के साथ जाएगी। इसी के चलते 6 स्टेशनों में साइकिल के प्रवेश की अनुमति दी गई है। वर्तमान में प्रवेश और निकास इन 6 स्टेशनों तक ही सीमित रहेंगे। बिहार चुनाव और देश के अन्य हिस्सों में उपचुनाव के लेकर कांग्रेस की पराजय को लेकर पार्टी में घमासान जारी है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की टिप्पणी को पर लेकर काफी चर्चा में चल रहे। इसी के चलते पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें आड़े हाथों से ले लिया है। साथ ही में कहा है कि अधीर रंजन ने कहा है बिना कुछ बोलने आत्मनिरीक्षण नहीं होता है। पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि कपिल सिब्बल ने इस बारे में पहले भी बात की थी। वह कांग्रेस और आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन हमने उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनावों के दौरान नहीं देखा है। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा कांग्रेसी हॉल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 3 बजे की है, जब हाईवे पर गाड़ी पलटने से लोगों की मौत हो गई। हादसे में हाईवे पर भारी जाम लग गया। घटना के बारे में ज्यादा जानकारी का इंतजार है। वहीं वडोदरा के पुलिस आयुक्त आरबी ने बताया है कि हादसा वडोदरा सर्कल पर हुआ है, जब मिनी ट्रक के चालक के वाहन अनियंत्रण खो दिया और वो जाकर टकरा गया। इसी के चलते ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया है कि जिन 11 लोगों की मौत हुई है वह सभी सूरत शहर के वर्छा इलाके में रहते थे, वहीं पंचमल जिले में पावगढ़ जा रहे थे। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखने की भाजपा महासचिव की मांग रही है। वहीं शिवसेना ने विरोध किया है। शिवसेना प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा है कि यह मांग राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यदि स्वामी विवेकानंद का नाम चाहते हैं तो उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राउत ने कहा है कि पंडित नेहरू हमेशा से ही देश के गौरव और अभिमान रहे, इसलिए राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर जेएनयू का नाम बदला जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान के तहत
निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर के विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में शामिल हो चुका है। इसी के चलते 63 स्थान का प्राप्त कर चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने यह जानकारी दी है कि डीएसटी के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सामने लाने वाला। इसी के चलते यह परम सिद्धि एआई की रैंकिंग में साबित कर दिया जाएगा। बथरा जहरीली शराब कांड में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार देर रात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को फटकार लगाई है। साथ ही एसटीए के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। ठाकुर ने रात करीब 1:30 बजे पुलिस आयुक्त को पद संभाल लिया है। वहीं 94 बैच के आईपीएस रहे अफसर ठाकुर 2010 से 2012 तक लखनऊ के कप्तान रह चुके हैं। सुजीत पांडे के सीतापुर स्थित एसटीसी का एक एडीजी बनाया गया है। वहीं लंबे अरसे पर सीबीआई के प्रतिनियुक्त में रहने के बाद वे वापस लौटकर प्रतिरक्षित कर रहे हैं। इसी के चलते 1997 में बैच में आईपीएस जीके गोस्वामी को एसटीएस का नया आईजी बना दिया गया है, जबकि प्रतीक्षा के चल रहे 1995 बैच के आईपीएस राजकुमार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी कार्मिक के पद पर तैनाती दे दी गई है। मुरादाबाद के छल डेटा प्रकरण में आरोपी रामपुर के सांसद आजमा खां बुधवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश करे जाएंगे। इसकी सूचना मिलने की पुलिस अफसरों ने कचहरी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं, जबकि गांठ बवाद में ही बुधवार को सुनवाई होनी है। इस केस में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और नगर विधायक समेत अन्य भाजपा नेता आरोपी हैं। वहीं एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में छल जेट केस 12 साल पुराने हाईवे जाम और बवाल केस की सुनवाई चल रही है। इस केस में रामपुर के सांसद व पूर्व मंत्री आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अमरोह के विधायक हबूब अली, वहीं मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, वहीं नूरपुर के नईम हसन नगीना विधायक मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, राजकुमार प्रजापति समेत अन्य सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें आजम खान और उनके बेटे को अदालत में पेश होने की संभावना है। वहीं आजम खान और उनके बेटे सीतापुर की जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को अपनी सरकार बनने और कैबिनेट मंत्री बनाने और जसवंत नगर में इलाके में मुकाबले किसी को न उतरने के बाद कहकर यादव परिवार को एका की कोशिश कम बल्कि यादव परिवार के परांगत वोटों को सहेजने का ज्यादा काम बताया। इसी के चलते हालांकि शिवपाल की तरफ से इस प्रस्ताव पर बहुत सकारात्मक व्यवहार नहीं आया, लेकिन प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए नए गठबंधनों का होना बहुत जरूरी है। इसी के चलते हालांकि इन गठबंधनों का स्वरूप और समीकरण किस तरह से होगा यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। वहीं अखिलेश का यह बयान और बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रदेश अध्यक्ष को बदलना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उपचुनाव के नतीजे ने भाजपा विरोधी दलों के भविष्य को लेकर अकलाहट पैदा हो चुकी है। वहीं नतीजा जतन सपा मुखिया पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परांगत वोटों के बिखराव रोकने की चाह में है। वहीं तो मायावती अति पिछड़ों के साथ जोड़कर एक सियासत रखना चाहती हैं। राज्य सरकार ने छठ पर्व के मौके पर कोविड संक्रमण के प्रभाव न्यूनतम बनाए रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही मातहत अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों में सख्ती के साथ पालन किए जाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन कराया जाने का दायित्व भी कार्यक्रम के आयोजक का होगा। साथ ही निर्देशों में कहा गया है कि 19 व 20 नवंबर को मनाए जाने वाले छठ के पर्व पर अवसर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वह इस पर्व को अपने घर पर ही मनाए। साथ ही अगर बाहर निकले तो पूरी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकले। छठ पूजा के पर्व पर व नदी व तालाब के किनारे पारंपरिक स्थानों पर पूर्व की भांति ही नगर निगम व नगर निकाय व जिला प्रशासन द्वारा अर्घ दिए जाने की समुचित व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना तालग्राम के मछैया गांव के पास बिहार से दिल्ली जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। वहीं हादसा बुधवार सुबह
7 बजे का है, जिस हादसे में पंजाब निवासी चालक मनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। करीब 50 सवारियां घायल हुई हैं। वह पुलिस व यूपीडी गश्ती दल ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में तुरंत भर्ती कराया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को करीब 50 बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी को जूनियर इंजीनियर राम भवन ने बीते 10 वर्षों में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर जैसे जिलों में 5 से 16 वर्ष की बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि सीबीआई प्रवक्ता आग्रे गोंडा ने बताया है कि राम भवन को बांदा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। आरोपी की उम्र 40 वर्ष है। इसी के चलते वह चित्रकूट जिले का रहने वाला है। पूछताछ में राम भवन ने जांच एजेंसी को बताया है कि अपनी इस करतूत के लिए बच्चों को मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देकर उनका मुंह बंद रखता था। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से बड़ी मात्रा में बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी के चलते डाउनलोड करे हुए वीडियो व ऑनलाइन बच्चों के तस्वीरें मिली है, जिसके चलते वो इसको वेबसाइट पर डालकर मोटी कमाई कमाता था। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। त्यागी ने 4 वनडे खेले हैं, जिसमें 3 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही इसके अलावा 33 साल के खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है। भारत के लिए अंतिम बार वह 2010 में खेले सुदीप त्यागी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मिलकर 14 इंडियन प्रीमियर लीग मैच भी खेल चुके हैं। साथ ही त्यागी ने ट्वीट किया है कि अभी तक जो मैच के फैसले लिए गए हैं उसमें सबसे मुश्किल था। जो अपने सपनों को गुड बाय कहना चाहते हैं। त्यागी ने 41 प्रथम श्रेणी के मैच में 109 विकेट हासिल करे हैं। साथ ही वह 33 लिस्ट मैचों में 31 बार भी खेल चुके हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के प्रमुख स्टोटर्स फॉक्स ने कहा है कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले दिन रात का टेस्ट मैच कराना संभव नहीं हो सकता है, तो एमसीजी इसके लिए तैयार नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के प्रीमियर स्टीवन मार्शल ने कहा है कि हालात अनुरूप हैं और मैच एडिलेड में होगा, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फॉक्स ने कहा है कि अगर मुकाबला एडिलेड में नहीं होता है तो एमसीजी इसके लिए तैयार है। इसके चलते एमसीजी ने सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को खेला जाना है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुनाफ पटेल 26 नवंबर से शुरू होने वाले लंका प्रीमियर लीग के पहले सीजन में कैंडी टक्सर्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही भारत के इस पूर्व गेंदबाज के लिए क्लब के साथ करार दिया गया है। बता दें कि मुनाफ पटेल ने 2011 में विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं मुनाफ पटेल के अलावा इरफान पठान और क्रिस गेल भी इसी के चलते खेले गए हैं। वहीं कैंडी टस्कर्स के लिए खेला है। इसी के चलते कैंडी टस्कर, मुनाफ पटेल और पाकिस्तान के पूर्वी तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर को वहाब रियाज और लियाम पलकेट की जगह पर शामिल किया जा रहा है। भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स के चलते माई 11 सर्कल में पहले संस्करण का टाइटल दिया जा सकता है। वैश्विक संकेतों के कारण आज भारत में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दिखाई दे रही। इसी के चलते एमसीए एक्स पर सोना वायदा पर आज 0.43% गिरकर 50,586 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं लगातार तीसरा दिन है जब इसमें गिरावट आई है। वहीं चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी वायदा 0.6% घटकर 46,870 हो चुकी। इसी के चलते प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बावजूद वैश्विक बाजारों में आज सोने के दाम कम हो चुके हैं। वही सोना 0.02% फिसल कर आ चुका है। इसी के चलते 1,08,46,000.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। वही अन्य कीमती धातुओं में चांदी 4.47 डॉलर प्रति औंस पर आ चुकी है, जबकि प्लैटिनम 925.60 डॉलर पर स्थिर है।
विलास बैंक पर आरबीआई ने 1 महीने यानी 16 दिसंबर तक ये के लिए एक तरह की पाबंदियां लगा दी है। बैंक के बोर्ड ने सुपर डीज पर कहा है कि उनके ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी गई है। साथ ही ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक के अधिकतम 25,000 रुपए की निकासी कर सकेंगे। साथ ही तमिलनाडु के निजी बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने 1 महीने यानी 16 दिसंबर तक की पाबंदियां लगा दी है। बैंक ने बोर्ड पर सुपरसीड कर दिया है और कहा है कि ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। साथ ही ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक में अधिकतम 25,000 रुपए तक ही निकासी। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों की हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। साथ ही आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पैसा ही मामूली नरमी के साथ 74.49 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है। बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 74.46 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। साथ ही मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट चॉइस प्रेसिडेंट अमित सहेजा ने मुताबिक कारोबार के रुपए नवंबर वायदा में 74.35 के लक्ष्य के लिए वहीं 74.65 के भाव पर बिकवाली कर सकता है। इस सौदे के लिए 74.85 पर स्टॉप लगाया जा सकता है। साथ ही आज के कारोबार में रुपये में 74.25 पर इसी के चलते 74.60 के दायरे में कारोबार की संभावना जताई जा रही है। अभिनेता सोनू सूद की गिनती अब न केवल कलाकार के तौर पर करी जा रही है बल्कि जरूरतमंद, परेशानों और गरीबों के मसीहा के तौर पर भी करी जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने हजारों लोगों की मदद की है। कई लोगों पर अब उन्हें अपना मसीहा मान लिया। यही वजह है कि उनके चाहने वाले सोनू सूद के लिए सोशल मीडिया पर खास पोस्ट साझा करते रहते हैं। सोनू सूद को बिहार की एक लड़की ने अपनी शादी के लिए निमंत्रण भेजा जिसे अभिनेता ने स्वीकार कर लिया है। सोनू सूद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे अपने फैन से जुड़े रहने के लिए खास तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं। ट्विटर पर बिहार की रहने वाली नेहा नाम की लड़की ने सोनू को खुद अपनी शादी में निमंत्रण भेजा है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही इस मामले में स्वरा भास्कर, जिशान अयूब समेत कई सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। बॉलीवुड की बात करें तो यह हमेशा से ही ऐसी फिल्में बातें बनी रहती हैं जिनमें धर्म की दीवार को तोड़कर प्यार को बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का विचार कर रही है। इस मामले में स्वरा भास्कर, जिशान अयूब समेत कई सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बॉलीवुड की बात करें तो यह हमेशा से ही ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें धर्म की दीवार तोड़कर प्यार को बढ़ावा दिया जाता है। निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ में मुस्लिम कुली और हिंदू पर्यटक के बीच एक प्रेम कहानी दिखाई गई थी जो केदारनाथ की धार्मिक यात्रा पर बनी हुई है। फिल्म को लेकर हिंदू संगठन के समाज जमकर विरोध किया था। बॉक्स ऑफिस पर केदारनाथ ने ठीक कमाई भी कर ली थी। अपने समय की स्टार अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर फिल्म औरत तेरी यही कहानी में से फिल्म निर्देशन की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशन मोहन जी प्रसाद का निधन हो गया है। करीब 90 वर्ष में मोहन जी प्रसाद अपने लंबे समय से कोलकाता में ही रह रहे थे। अब उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। मोहन जी प्रसाद ने भोजपुरी फिल्मों में भी कामयाबी करी। इसी के साथ काफ़ी स्थानों में उन्होंने काफ़ी कीर्तिमान बटोरा है। इनकी फिल्में पंडित जी बताई गई है। इसी के चलते भोजपुरी में चर्चित फिल्मों में भी इनका खूब नाम रहा है। वहीं फिल्म बड़े घर की बड़ी बेटी के साथ इन्होंने लेखन करियर की शुरुआत की थी। वहीं मोहन जी प्रसाद का निधन मंगलवार को हुआ है। भोजपुरी फिल्म के मोहन जी प्रसाद का नाम बतौर निर्देशक काफ़ी चर्चा में रहा है। वहीं लोग काफ़ी सम्मान भी करते हैं। उनकी बनाई भोजपुरी फिल्में में गंगा माई हमारी, रसिक बलमा, वहीं बलराम हमरा सैया, हिंदुस्तानी और भाई बाप प्रमुख जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना भूमिका निभाई है।